नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ हम जुड़ चुके हैं। आज की पहली बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में कल शाम 3 बजे से शराब के ठेके बंद हो जाएंगे। यह शराब के ठेके उन जगहों पर बंद होंगे जहां पर 26 तारीख को पंचायत चुनाव होने हैं। आपको बता दें, पहले चरण में 26 तारीख को वोटिंग होनी है। उसके चलते 48 घंटे पहले शराब के ठेके बंद करना जरूरी है। वहीं जहां 26 को वोटिंग होनी है, वहां कल चुनाव प्रचार भी थम जाएगा। अब जहां पर पहले चरण में 26 को वोटिंग होनी है, वहां पर लाउड स्पीकर के माध्यम से जिला परिषद और जो बीडीसी के उम्मीदवार प्रचार करते हैं, वो भी कल थम जाएगा। जनसभाएं भी नहीं हो सकेगी, केवल घर घर जाकर प्रचार कर सकेंगे उम्मीदवार। समूह में प्रचार नहीं हो पाएगा। अगर कोई ठेका खुला रहता है, इंपॉर्टेंट है, उसका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है और भारी भरकम जो जुर्माना है वो तो भरना ही पड़ेगा। हिमाचल में 3754 जगहों पर पंचायत प्रधान, उप प्रधान, 21,654 पंचायत सदस्य, 1769 पंचायत समिति सदस्य और 251 जिला परिषद सदस्य के लिए मतदान होगा। कुल 31,132 पदों के लिए होने वाले चुनावों में 70,224 जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में उतरे हैं। अभी तक जो आंकड़ा हमारे पास पहुंचा है, लगभग 10,054 उम्मीदवार निर्विरोध चुनकर आए हैं। 10,307 पंचायत वार्ड सदस्य सबसे अधिक आए हैं चुनकर। 287 उप प्रधान हो गए, 176 प्रधान हो गए, 85 जो है वो पंचायत समिति सदस्य जो है वो निर्विरोध चुनकर आए हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिला परिषद का जो कहते हैं ना कि पूरे जिला में अगर पूरी बॉडी जो है निर्विरोध चुनकर आती है तो उसको 1 करोड़ देने का जो ऐलान है वो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया था, सरकार ने किया था, प्रदेश सरकार ने। लेकिन एक भी जिला परिषद का जो पूरा कह सकते हैं आप डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वो अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, जिला परिषद सदस्य हो, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो चुनकर नहीं आए हैं। वहां पर सभी जगह पर जो है वो 26, 28, 30 को वोटिंग होनी है। तो ऐसे में जो 1 करोड़ रुपए का ऐलान सरकार ने किया था, प्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन निकाली थी, वो कहीं ना कहीं जो है उसका असर देखने को नहीं मिला है। हालांकि इंप्लीमेंटेशन वो है, लेकिन हर जगह पर चुनाव हो रहे हैं जिला परिषद के। दूसरी बड़ी खबर, प्रदेश सरकार ने ट्रैक्टर चालकों को बड़ी राहत प्रदान कर दी है। विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ट्रैक्टर चालकों की समस्याओं को देखते हुए ऐलान किया था कि उनसे जो अवैध वसूली हो रही है उसे बंद करवाया जाएगा। इस पर मंत्रिमंडल की जो बैठक बीते कल हुई है, उसमें जो डिसीजन लिया गया है, यदि अब ट्रैक्टर चालकों को पुलिस पकड़ती है तो उनका केवल 200 रुपए का चालान ही काटा जाएगा, वहीं पर ऑन द स्पॉट। अवैध वसूली रोकने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। बिना पंजीकरण चल रही गाड़ियों के लिए वन टाइम जो सेटलमेंट है स्कीम है, यह भी अब होगी। अब एक आवेदन पर जो है वो ऑटो परमिट मिल जाएगा। पहले ट्रैक्टर जो मालिक हैं उनको पकड़े जाने के बाद, जब उनका ट्रैक्टर पकड़ा जाता था तो उसके बाद जो है वो उनसे बड़ी उगाही होती थी और ट्रैक्टर भी जब्त हो जाता था, फिर उनके ट्रैक्टर को जब्त भी कर लिया जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब केवल 200 रुपए के चालान पर उन्हें छोड़ दिया जाएगा, जो छोटे ट्रैक्टर चालक होते हैं, जो छोटे वाले ट्रैक्टर हैं। इसके साथ ही ट्रैक्टर मालिकों से 10,000 रुपए मासिक माइनिंग फीस भी ली जाएगी, ताकि वे आसानी से खनन का काम कर सकें। जो एक खनन भी हम वो नहीं कि अवैध खनन है, जो लीगल तरीके से होता है वही। सूत्रों के अनुसार सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में उन वाहन मालिकों को भी बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है जिन्होंने अपने वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। जिन वाहनों का पंजीकरण खत्म हो गया है और दोबारा नहीं हुआ है, वे लोग बिना पेनल्टी के वन टाइम सेटलमेंट के तहत अपने वाहन का जो पंजीकरण है वो करवा सकेंगे। इसके अलावा ऑटो चालकों को परमिट के लिए अब बार बार भटकना नहीं होगा, क्योंकि उनके एक आवेदन पर सरकार उन्हें तुरंत अब जो है परमिट प्रदान कर देगी। इस तरह की प्रक्रिया आने वाले दिनों में चलेगी, जिससे बड़ी संख्या में जो युवा है उनको राहत मिलेगी। हालांकि सरकार ने कई जगहों पर ऑटो पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन साथ ही जो ई ऑटो है उस पर सब्सिडी की जो योजना है वो भी चला रखी है, जिसका लाभ लोगों को मिल सकेगा। कल कैबिनेट बैठक हुई थी, उसमें कुछ फैसले जो है वो कल आपको मैंने मैक्सिमम जो फैसले बता दिए थे, लेकिन कुछ फैसले जो इंपॉर्टेंट थे जो और हुए थे, उसमें से एक फैसला ये हो गया। दूसरा फैसला एक बहुत बड़ा फैसला है, हिमाचल में जल्द ही सरकारी लॉटरी शुरू होने वाली है। दूसरी खबर है, राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव निपटने के बाद लॉटरी की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी।
वित्त विभाग के तहत आने वाले ट्रेजरी एंड लॉटरी डिपार्टमेंट ने इसका मसौदा तैयार कर लिया है। लॉटरी डिपार्टमेंट ने तय किया है कि किसी निजी कंपनी के सहारे लॉटरी शुरू की जाएगी, जिनके लिए यहां पर टेंडर निकाला जाएगा। सूत्रों के अनुसार प्रस्ताव तैयार है, जिसे अगली कैबिनेट बैठक में जो है वो भेजा जाएगा। सरकार फैसला लेगी कि आखिर किस स्वरूप में यहां पर लॉटरी शुरू की जाएगी। जो हमारे पास सूचना है, प्रदेश में ऑनलाइन लॉटरी चलाई जाएगी। हिमाचल में वर्ष 1999 में जो लॉटरी को बंद कर दिया गया था, मगर तब दुकानों में लॉटरी बेची जाती थी। अब इस बार सरकार यहां पर जो है वो ऑनलाइन लॉटरी शुरू करना चाह रही है। इस पर फैसला पहले ही हो चुका है, क्योंकि सरकार को इनकम जनरेट करनी है, इसके तहत जो है वो पहले ही फैसला लिया गया था। तो कुल मिला के देखें, जो 1999 में लॉटरी होती थी कि दुकानों पर मिलती थी लॉटरी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ऑनलाइन माध्यम से होगा। एक हमने बता दिया, प्राइवेट जो भी कंपनी होगी वो देखेगी इसको, पूरी चीज को। अगली कैबिनेट में ये मैटर जो है वो जाने वाला है। इसके अलावा एक जगह पर पंचायत चुनाव रद्द हो गया है। अब पंचायत चुनाव, इसमें वार्ड पंच का है, पंचायत चुनाव जो पंचायत में भी वार्ड पंच का चुनाव रद्द कर दिया है। आज आपको बता दें पूरी खबर, मंडी जिला की ग्राम पंचायत सहयोग के 5 जो वहां पर सहयोग 5 वार्ड सदस्य का जो चुनाव है वो रद्द कर दिया गया है। प्रत्याशी भीम सिंह के निधन के बाद चुनाव आयोग का यह बड़ा फैसला है, राज्य चुनाव आयोग का। 21 मई 2026 को जो है वो प्रत्याशी भीम सिंह का निधन हुआ है, और वार्ड नंबर 5 में केवल 2 उम्मीदवार मैदान में थे। अब केवल एक उम्मीदवार जो है वो बच गया है, और क्योंकि एक जो है निधन हो गया है, तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज चुनाव नियम 1994 के तहत ये फैसला लिया गया है। अब वार्ड नंबर 5 में जो मंडी का हमने बताया आपको, यहां पर चुनाव दोबारा यानी डी नोवो कराया जाएगा। राज्य चुनाव आयोग जल्द जारी करेगा इसको लेकर के, जो है नया जो चुनाव कार्यक्रम शेड्यूल है वो जारी करेगा। राज्य चुनाव आयुक्त जो है वो अनिल कुमार खाची के द्वारा ये आदेश जारी हुए हैं। यानी यहाँ पर जो है वो देखिए, लोकतंत्र की खूबी आप देखिए, 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार की कह सकते हैं आप खुदा ना खास्ता उसकी जो है वो मौत हो गई, और इस बीच अब जो चुनाव है वो वहां पर दोबारा होगा, यानी किसी और को भी जो है मौका मिलेगा, किसी ने आवेदन करना है। तो यहाँ पर अभी जो हमने बता दिया, इसका अलग से शेड्यूल आएगा। इसके अलावा देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 8 दिनों के भीतर तीसरी बार बढ़ोतरी हुई है। इस बार पेट्रोल 84 पैसे और डीजल 89 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। शिमला की बात कर रहे हैं हम, थोड़ा देश में अधिक है। शिमला में पेट्रोल आज 100 रुपए पार हो गया है। आज से शिमला में पेट्रोल 100 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर और डीजल 92 रुपए 15 पैसे प्रति लीटर जो है वो हो गया है। हमीरपुर के सुजानपुर की बात कर लें, वहां पर पेट्रोल का जो नया रेट है वो 99.96 और डीजल 90.44 रुपीज हो गया है। लुहरी की बात कर लेते हैं, लुहरी में आज पेट्रोल का रेट 100 रुपए पार हो गया है। 100 रुपए 1 पैसा वहां पर अब जो है वो पेट्रोल मिलेगा, और डीजल 92 रुपीज हो गया है। मंडी में पेट्रोल 99.05 रुपए और डीजल जो है वो 91.42। ऊना में जो नया रेट है आज का वो 97.08 रुपए और डीजल जो है वो 89.78 रुपए प्रति लीटर हो गया है। तो तेल कंपनियों के इस फैसले का असर अब जनता पर पड़ना तय है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर महंगाई पर पड़ेगा, ये तय है। दैनिक दिनचर्या की जो वस्तुएं हैं जिसको आप प्रयोग में लाते हैं वो महंगी हो जाएगी। जानकारों की माने तो अभी और भी रेट बढ़ेंगे। यह 8 दिन में ईंधन की कीमतों में तीसरी बढ़ोतरी है पेट्रोल डीजल के दाम में। इससे पहले इसी हफ्ते पेट्रोल और डीजल के दाम में जो है वो एवरेज 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी, और उससे कुछ दिन पहले जो है वो कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल डीजल दोनों महंगा हुआ था। उसके बाद हुआ क्या, ट्रक और जो टेम्पो है उसका जो किराया है बढ़ा, सब्जियां भी जो है वो महंगी हो जाएगी, फल और राशन भी जो है महंगे हो जाएंगे। प्रदेश की सबसे बड़ी बद्दी की जो ट्रक यूनियन है, 4 दिन पहले ही वहां पर जो माल भाड़ा है वो बढ़ चुका है। रेत, बजरी, सीमेंट, सरिया इत्यादि ये भी महंगा हो जाएगा, इसमें भी उछाल देखने को मिला है। पहाड़ों पर जो घर बनाना है वो मुश्किल जो है वो हो जाएगा। ट्रैक्टर और जो पंपिंग सेट चलाने के लिए किसानों को ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, जिससे अनाज की जो लागत है वो बढ़ेगी जी। कुल मिला के देखें, एक तो अंडा इसमें देखिए इंपॉर्टेंट है, दूध के रेट कुछ दिन पहले ही बढ़े हैं 2-2 रुपए, हमने पहले ही बता दिया आपको। लेकिन आगामी समय में जो है वो जो दैनिक दिनचर्या वाली चीजें, क्योंकि जब भाड़ा महंगा हो जाएगा, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, डीजल जो है वो पड़ता है बड़ी गाड़ियों में, जो कह सकते हैं आप, जो बड़ी गाड़ियां जो दिल्ली से शिमला आती है, चंडीगढ़ से शिमला आती है, चाहे सब्जियों की बात कर लीजिए, जब वो भाड़ा महंगा हो जाएगा तो स्वाभाविक है, चाहे वो सब्जियां यहाँ पर आ रही है वो भी महंगी हो जाएगी। तो हर चीज महंगी होगी, कहीं ना कहीं इंपैक्ट देखने को मिलेगा। सूचना है कि अभी जो है वो लगभग 4 रुपए 70 पैसे से अधिक, 4 रुपए 80 पैसे के आसपास ये जो है वो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, और अभी आने वाले समय में ये और भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो संकट है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हॉर्मुज पहले ही जो है वो बाधित है, और जो चला हुआ है वॉर की स्थिति है, तो ऐसे में जो है वो ये पेट्रोल डीजल के दाम रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, लगातार बढ़ ही रहे हैं।
इसके अलावा हिमाचल में सीबीएसई व हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबंधित सरकारी और निजी स्कूलों में अब विद्यार्थियों को केवल एनसीईआरटी आधारित जो पुस्तकें हैं वही पढ़ानी होगी, उसी की पढ़ाई करवानी होगी। हाल ही में जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी और उच्चतर शिक्षा उपनिदेशक की ओर से इस संबंध में सभी स्कूलों को ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये आदेश कक्षा 1 से जमा 2 तक लागू होंगे। कई स्कूलों में एनसीईआरटी के अलावा अन्य निजी प्रकाशकों की जो महंगी किताबें हैं वो विद्यार्थियों को थोपने की जो शिकायतें हैं वो सामने आई और कई जो अभिभावक हैं उन्होंने विभाग को शिकायत दी कि स्कूल प्रबंधन जो है वो प्रबंधन हर वर्ष बाहर से अतिरिक्त जो किताबें हैं और जो नोटबुक है वो खरीदने के लिए दबाव बनाते हैं। अब आपको बता दें जो एचपी बोस हैं, मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला, उससे सिर्फ सरकारी स्कूल नहीं है, प्राइवेट स्कूल भी जो है वो उसमें बहुत सारे हैं। तो ऐसे में कई बार प्राइवेट स्कूल करते हैं कि जो है वो ये किताब लाइए, आप ये नोटबुक लाइए। तो अब जो पेरेंट्स है वो शिकायत दर्ज उन्होंने की है, जिससे जो पेरेंट्स है उन पर जो आर्थिक बोझ है वो बढ़ रहा है। खासकर निजी स्कूलों में महंगे पुस्तक सेट अभिभावकों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है और शिक्षा विभाग ने अब ऐसे मामलों पर सख्ती दिखाते हुए सभी स्कूल प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि विद्यार्थियों को केवल निर्धारित एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की जो किताबें हैं वही पढ़ाई जाए, उसके अलावा नहीं। किसी भी छात्र या अभिभावक को अतिरिक्त जो किताबें हैं वो खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यदि कोई स्कूल ऐसा करता है, निर्देशों की अवहेलना करता है, तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। विभाग समय समय पर जो है स्कूलों की निगरानी भी करेगा, यानी जो ऑफिसर्स हैं। इसके अलावा एचआरटीसी ने अपने ड्राइवर और जो कंडक्टर्स हैं उनके लिए ड्रेस कोड जो है वो लागू कर दिया है। सख्त इसमें निर्देश जारी किए हैं। निगम प्रबंधन ने ड्यूटी के दौरान इनके जो गले पर, जो ड्राइवर और कंडक्टर है उनके गले पर जो सिर पर जो है परना होता है, गमछा होता है और रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं कई बार जो है ड्राइवर कंडक्टर्स, तो उस पर रोक लगा दी है। इस संबंध में प्रदेश के जितने भी जो है वो आरएम हैं उन्होंने अपने स्तर पर जो है वो अब सर्कुलर भी जारी कर दिए हैं और इनकी अनुपालना जो सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दे दिए हैं कि ये इंप्लीमेंट होना चाहिए। निगम प्रबंधन का मानना है कि वर्दी के साथ रंग बिरंगा परना या गमछा पहनने से प्रोफेशनल जो छवि है वो प्रभावित होती है और एचआरटीसी में पहले ही जो है वो ड्राइवर और जो कंडक्टर हैं उनके लिए ड्रेस जो है निर्धारित कर रखी है और प्रबंधन का मानना है कि एचआरटीसी कर्मचारियों को एक समान और अनुशासित रूप में दिखाई देना चाहिए, क्योंकि जो है वो निगम की जो बसें हैं वो केवल हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में जो है वो संचालित होती है। ऐसे में कर्मचारियों की वेशभूषा सीधे तौर पर निगम की छवि को दर्शाती है। निगम ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि सभी चालक और जो परिचालक हैं ड्रेस कोड का सही ढंग से पालन करें। साथ ही चेतावनी दी है कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ जो है वो अनुशासन में जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। और इसके अलावा अब देखिए इसमें क्या हुआ है, आज जो कई संगठन है उन्होंने विरोध शुरू कर दिया है। हिमाचल पथ परिवहन जो मजदूर संघ है उन्होंने आदेशों को अव्यवहारिक बताते हुए नाराजगी जताई है। संघ के महासचिव हरीश प्राशर ने कहा है कि निगम प्रबंधन कर्मचारियों की वास्तविक जो समस्याएं हैं उसका समाधान करने की बजाय उन्हें परेशान करने में लगा हुआ है, फरमान जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि ड्राइवर कंडक्टर बाहरी राज्यों तक लंबी दूरी की जो सेवाएं हैं वो देते हैं। खासकर चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली जैसे क्षेत्रों में गर्मी बहुत अधिक होती है, 40 से 45 डिग्री के आसपास है जो है पारा पहुंच जाता है। तो ऐसे में कई बार चालक और जो परिचालक है वो पसीना पोंछने के लिए जो है वो चाहे वो गले में कपड़ा रखते हैं, अब ऐसे में इन पर रोक लगाना उचित नहीं है, ये इनका कहना है। इसके अलावा राज्य चयन आयोग ने भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए दस्तावेज मूल्यांकन के नियमों को संशोधित किया है और अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी पास करने के बाद दस्तावेज सत्यापन के लिए पहले की तुलना में कम अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। आयोग का कहना है कि यह फैसला अभ्यर्थियों की सुविधा और अनावश्यक भागदौड़ को कम करने के लिए उद्देश्य से जो है वो लिया गया है। अब तक आयोग एक पद के लिए 4 गुना और 1 से अधिक पदों की भर्ती के लिए 3 गुना अभ्यर्थियों को दस्तावेज मूल्यांकन के लिए कॉल लेटर जारी करता था। नई व्यवस्था में पदों की संख्या के अनुसार अलग अलग जो अनुपात है वो तय किए गए हैं। अब एक पद की भर्ती के लिए 4 गुना, 2 पदों के लिए 2 गुना, 5 पदों तक जो है वो 2.5 गुना, 10 पदों तक जो है वो 2 गुना और 10 से अधिक पदों पर जो है भर्ती के लिए 1.5 गुना अभ्यर्थियों को दस्तावेज मूल्यांकन के लिए बुलाया जाएगा। ये अब नया जो रूल है ये फॉलो होगा।
इसके अलावा प्रदेश में प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। अब बीते कल जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, इसमें थोड़ा सा हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए आयोग गठित करने की मंजूरी दी है। यह आयोग प्रदेश के उपमंडलों, विकास खंडों, तहसीलों, उप तहसीलों के पुनर्गठन के लिए सीमाओं की समीक्षा करेगा। जरूरत के अनुसार ढांचे की सिफारिश, नई सीमाएं तय करने, इकाइयों के पुनर्गठन और संख्या में कटौती को लेकर सुझाव दिए जाएंगे। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि सरकार का मानना है कि पिछले वर्षों में राजनीतिक और स्थानीय जरूरतमंदों के आधार पर कई प्रशासनिक इकाइयों का गठन किया गया, लेकिन इससे सरकारी खर्चों में बढ़ोतरी हुई है। कई स्थानों पर सीमित संसाधनों और कम कार्यभार के बावजूद अलग प्रशासनिक इकाइयां संचालित की जा रही है। ऐसे में अब प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी, व्यवहारिक बनाने के लिए व्यापक जो पुनर्गठन की प्रक्रिया वो शुरू की गई है। और प्रदेश में वर्तमान समय में 12 जिले, 81 उपमंडल, 92 विकास खंड तथा 193 तहसीलों और उप तहसीलें हैं। टोटली तहसील उप तहसील जो हमने बताया आपको। आयोग इन सभी इकाइयों की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, दूरी, प्रशासनिक जरूरत, संसाधनों की उपलब्धता और वित्तीय बोझ का अध्ययन करेगा। इसके बाद सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। जिन प्रशासनिक इकाइयों में अपेक्षित कार्यभार नहीं है या जहां सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं, वहां पुनर्गठन अथवा विलय पर विस्तार होगा। यानी जहां जरूरत नहीं है वहां देखा जाएगा कि इसको वापसी किया जाए, क्या किया जाए। इसमें जहां जरूरत है वहां पर दिया जाएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव डॉक्टर श्रीकांत बाल्दी ने आज शिमला में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने अपनी किताब के जरिए प्रशासनिक सेवा के 38 साल का जो वृत्तांत है वो बताया। साथ ही कई राज भी खोले हैं। लगातार 3 मुख्यमंत्रियों के साथ बतौर वित्त सचिव काम कर चुके डॉक्टर बाल्दी ने कहा कि उन्होंने पूर्व की सरकारों को बताया था कि भविष्य में बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है, लेकिन तब किसी ने भी गौर नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि 14वें वित्त आयोग से 40,000 करोड़ की आरडीजी मिली, लेकिन अब 16वें वित्त आयोग ने आरडीजी को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। इसके बाद प्रदेश के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। बाल्दी शांता कुमार को सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री बताया उन्होंने, क्योंकि वो कड़क प्रशासक थे जो अपने फैसलों में दूरदर्शिता रखते थे। उन्होंने कहा कि हिमाचल में धारा 118 बेहद जरूरी है, मगर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए यदि पर्यटन या अन्य क्षेत्रों में बड़ा प्रोजेक्ट आए तो उन पर गौर करना चाहिए। उनका कहना है कि सरकार को आर्थिक संकट से उबारने के लिए 3 सेक्टर है जिन पर काम करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि हाइड्रो, पर्यटन व खनन। माइनिंग से ही अकेले सरकार को 1,000 करोड़ का जो रुपए का जो राजस्व है वो अर्जित हो सकता है, अगर खड्डों को जो है वो दीर्घकाल के लिए नीलाम किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को भी सलाह दी है कि यदि वह एकजुट हो जाएं तो राजनेता जो है वो गलत फैसले नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज मंडी में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश सरकार पर तीखा जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हाल ही में संपन्न हुए नगर पंचायत और नगर परिषद में चुनावों में मिली करारी हार के बाद उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस को हार मिली है। हार के बाद प्रदेश सरकार पूरी तरीके से बौखला गई है। सरकार की यह बौखलाहट हाल ही में कैबिनेट की बैठकों में लिए गए फैसलों में साफ नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने बिजली सब्सिडी खत्म कर आम जनता की कमर तोड़ दी है और घर से दूर रहकर पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को भी अब महंगी बिजली का भुगतान करना पड़ रहा है। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न सेस लगाए जाने का विरोध करते हुए कहा कि होटल, निजी अस्पताल, पेट्रोल पंप, शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स पर अतिरिक्त जो बिजली सेस है वो ठोक दिया गया है और पहले दूध सेस और पर्यावरण सेस लगाया गया था। अब लगातार नए नए जो कर हैं लगाकर जो है वो सेस लगाकर जनता की जेब पर जो है डाका डाला जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसरों का कार्यकाल बढ़ाने के सरकार के फैसले पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर आदर्श आचार संहिता का सरेआम जो है वो उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनावों के दौरान मुख्यमंत्री मीडिया और कैबिनेट बैठकों के माध्यम से चुनावी माहौल को प्रभावित करने और घोषणाएं कर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो अभी पंचायत चुनाव चल रहे हैं इसमें भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने यह भी आरोप जताया है कि प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के बजट में भारी कटौती कर दी है, जिससे गरीब वर्ग परेशान हैं। साथ ही केंद्र सरकार की ओर से विकास कार्यों के लिए मिलने वाले फंड को भी प्रदेश में सही ढंग से जो है उपयोग नहीं किया जा रहा है। ये जयराम ठाकुर ने आरोप लगाए हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी की शिकायत पर राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश सरकार से कैबिनेट बैठक को लेकर जवाब मांगा है। पिछले कल जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसको लेकर के आज राज्य चुनाव आयुक्त की ओर से प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है और जिसमें उनसे पूछा गया है कि क्या प्रदेश सरकार ने कैबिनेट की बैठक की है, यदि की है तो आचार संहिता के लगी होने के दौरान कैबिनेट बैठक करना क्यों जरूरी था, इसका कारण बताओ, ये उन्होंने कहा है। इसके साथ आयोग ने जो है
वो मीडिया रिपोर्ट्स का भी हवाला दिया है, जिसमें कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी गई है। ऐसे में आयोग ने पूछा कि यदि कैबिनेट की बैठक हुई है तो उसमें क्या क्या फैसले लिए गए हैं, इसकी जानकारी दी जाए। क्योंकि सरकार की तरफ से कैबिनेट बैठक को लेकर कोई भी मीडिया बाइट या फिर प्रेस नोट जारी नहीं किया गया है, इसलिए आयोग ने इस मामले में स्पष्टीकरण देने को कहा है। और आखिर सरकार ने कैबिनेट बैठक क्यों की, क्या वजह थी और क्यों अचानक बुलानी पड़ी, इसका भी ब्यौरा मांगा है। कैबिनेट के हवाले से मीडिया रिपोर्ट कैसे सामने आई है, ये भी उन्होंने पूछा है। दरअसल पिछले कल भाजपा ने इस मामले में राज्य चुनाव आयोग से शिकायत की थी और इसके बाद अब आज भाजपा ने के नेता राज्य चुनाव आयोग जो है वो उनसे राज्य चुनाव आयुक्त जो है वो अनिल कुमार खाची से मिले और सचिवालय में उनसे मुलाकात करने के बाद जो है वो उन्होंने इस पर जो है शिकायत दर्ज करवाई है और शिकायत के बाद जो है वो अब सरकार से जवाब मांगा गया है। और इसमें अब जो सरकार का जवाब है, संभावना है कि ये सोमवार तक जो है वो दिया जाएगा। आयोग ने प्रदेश के जो मुख्य सचिव है उनसे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा है और अब जो है वो जो सूचना हमारे पास है कि सोमवार तक इस मामले में जो जवाब है वो सरकार जो है वो दे देगी। तो भाजपा ने जो पिछले कल कैबिनेट बैठक हुई है जी, उसमें ये कहा है कि ये बैठक क्यों हुई है, इससे जो है वो चुनाव को प्रभावित करने का कोशिश की गई है और भाजपा की लिखित शिकायत पर अब जो है वो आगामी जो कार्रवाई है वो अब देखना होगा कि क्या होगी। इसके अलावा पुलिस में जाने की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। पुलिस व होमगार्ड में भर्ती के लिए इच्छुक युवाओं को फ्री में कोचिंग दी जाएगी। ये कोचिंग शिमला स्थित वाहिनी परिसर जुनगा में वाहिनी के अधिकारियों और कर्मचारियों के जरिए युवाओं को दी जाएगी। ये पहल कमांडेंट भूपेंद्र सिंह नेगी द्वारा शुरू की गई है। प्रथम HP जो वहाँ पर है जुनगा में, वहाँ के जो कमांडेंट हैं भूपेंद्र सिंह नेगी, उन्होंने एक सराहनीय जो पहल है वो की है और कार्यालय आदेश पारित किए हैं। कार्यालय आदेश के मुताबिक पुलिस कर्मचारियों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के उन बच्चों को जो हिमाचल पुलिस होमगार्ड में भर्ती के लिए इच्छुक हैं, उन्हें लिखित एवं शारीरिक परीक्षा की तैयारी के लिए बटालियन परिसर में अधिकारियों और जो पुलिस कर्मचारी है उनके द्वारा फ्री कोचिंग प्रदान की जाएगी। आदेश के तहत लड़कों को पुरुष कर्मचारी और जो लड़कियां हैं उनको जो है महिला जो कर्मचारी है वो ट्रेनिंग देगी। इसके अलावा भाजपा विधायक इंद्रदत्त लखनपाल की पूर्व विधायक बलदेव शर्मा को 2 टोक। अब देखिए, भाजपा के जो विधायक आपस में ही, एक पूर्व है एक वर्तमान में है, आपस में भिड़ गए हैं, जुबानी जंग हो गई है और ये कहा गया है कि आपके रहमो करम पर मैं पार्टी में नहीं आया हूं। इंद्रदत्त लखनपाल ने ये कहा है। इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि 2024 में जब मेरा चुनाव हुआ था विधानसभा का, उस समय भी उन्होंने एंटी पार्टी काम किया था, बलदेव को उन्होंने कहा है। लेकिन चुनाव जीत के बाद वो ये जो चीजें हैं वो भूल गए, लेकिन 2 साल बाद भी उनका जो रवैया है बिल्कुल नहीं बदला है। जो पूर्व वहां पर भाजपा के MLA थे, उन्होंने कहा कि हमेशा जो है वो पार्टी विरोधी कार्य कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से अपनी नजदीकियां बनाकर रखी हुई है। अभी भी भाजपा के समर्थित जो प्रत्याशी है उनके विरुद्ध काम कर रहे हैं। जो अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है उसके लिए उन्होंने आवेदन भी किया है पार्टी को, भाजपा को, और पार्टी हाईकमान को उन पर निर्णय लेना होगा। उनकी कार्यशैली देखकर ये लगता है कि वे पार्टी में रहना ही नहीं चाहते हैं और ये उनको हमेशा कोई ना कोई समस्या भी होती है, ये भी उन्होंने आरोप लगाए हैं। लेकिन वो बात करना ही नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पहले वो सोच रहे थे कि बात की जाए, लेकिन जिस प्रकार का रवैया उनका है वो तर्कसंगत नहीं है। इसके अलावा CM और जो PM से वो ये भी उन्होंने आरोप लगाए कि जब उनसे बातचीत की जाती है तो वो कहते हैं कि मेरे जो है वो CM PM से वो अपने लिंक बता देते हैं। इसके अलावा जो है वो नकली BJP की बात भी करते हैं। हम पार्टी में उनके रहमो करम पर नहीं आए हैं, ये इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा है। दरअसल भाजपा मंडल बड़सर और स्थानीय विधायक इंद्रदत्त लखनपाल की ओर से पार्टी समर्थित जिला परिषद प्रत्याशियों के खिलाफ प्रचार करने के आरोप लगाते हुए जिला भाजपा को शिकायत सौंपी गई थी और इसके बाद जिला जो भाजपा अध्यक्ष राकेश ठाकुर, उन्होंने प्रेस वार्ता कर पुष्टि की थी और मंडलों की अनुशंसा प्रदेश अनुशासन समिति को भेजी थी। और उसके बाद जो है वो ये पूरा जो घटनाक्रम में ये सामने आया है, बलदेव शर्मा का नाम प्रमुखता से सामने आया और इसमें प्रेस वार्ता के कुछ समय बाद ही सोशल मीडिया पर बलदेव शर्मा ने वर्ष 2021 के पंचायत चुनाव का मुद्दा उठाते हुए पलटवार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय बड़सर से ही जुड़े भाजपा के तत्कालीन प्रदेश प्रवक्ता ने पार्टी समर्थित जो उम्मीदवार है, प्रत्याशी है, उनके खिलाफ जो है वो उतरे थे, लेकिन शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कुल मिलाकर देखें तो भाजपा में कुछ चीजें सही नहीं हो रही है। कुछ दिन पहले ही आपने देखा किस प्रकार से जो पूर्व मंत्री है राकेश पठानिया और सांसद जो है वो वर्तमान में कांगड़ा से जो संसदीय क्षेत्र है राजीव भारद्वाज, वो उन पर भी उनके बीच जुबानी जंग शुरू हो चुकी थी। जो जुबानी जंग हुई और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई राकेश पठानिया के द्वारा। ऐसे में भाजपा के 2 और नेता जो है वो इंद्रदत्त लखनपाल और जो पूर्व विधायक है बलदेव शर्मा, वो आमने सामने और दोनों ने आपस पर जो है वो जुबानी हमले बोले हैं।
इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव से ठीक 3 दिन पहले प्रशासनिक व्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। जोगिंद्रनगर उपमंडल के चौथड़ा ब्लॉक के तहत आने वाले गल्लू पंचायत के वार्ड नंबर 3 के 30 मतपत्र संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गए हैं। इस बड़ी लापरवाही के सामने आते ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जो एसडीएम है जोगिंद्रनगर, उन्होंने सहायक निर्वाचन अधिकारी सहित चुनाव ड्यूटी पर तैनात 9 कर्मचारियों को तुरंत हटा दिया है और मामले की रिपोर्ट उपायुक्त मंडी को भेज दी है। दरअसल गल्लू पंचायत के मतपत्रों की छटनी और मिलान का जो काम है वो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जो वहां पर चौथड़ा वहां पर चल रहा था। यह मतपत्र 2 दिन पहले ही गायब हो चुके थे। जब इसकी भनक खंड विकास अधिकारी को लगी, जो अनुभव तनवर है उनको लगी, तो उन्होंने तुरंत इसकी जो सूचना है वो एसडीएम को सौंपी। जो जोगिंद्रनगर को सूचना मिलते ही आज सुबह एसडीएम जोगिंद्रनगर ने चौथड़ा ब्लॉक का औचक निरीक्षण किया और उसके बाद जो है वो उन्होंने एआरओ और जो ड्यूटी पर तैनात जो अभी कर्मचारी है उनसे कड़ी पूछताछ की। जब रिकॉर्ड खंगाला गया और मतपत्रों की दोबारा गिनती हुई तो वार्ड नंबर 3 के 30 मतपत्र सचमुच में गायब मिले। इसके बाद एसडीएम ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरी टीम को चुनावी ड्यूटी से कार्यमुक्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं और एसडीएम जोगिंद्रनगर ने, जो मनीष चौधरी इनका नाम है, उनके अनुसार मामले की पूरी रिपोर्ट तैयार कर डीसी को भेज दी गई है और राज्य चुनाव आयोग को भी इसके मामले में जो है वो अवगत करवा दिया गया है। और इस मामले में अब जो है वो लापरवाही बरतने वाले के खिलाफ पुलिस में मामला भी जो है एफआईआर भी दर्ज करवाई जा रही है ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके। आपको बता दें कि इससे पहले भी सोलन में 2 और सिरमौर में 50 मतपत्र गायब होने पर मामला पुलिस में दर्ज करवाया गया था। प्रदेश में 3 चरणों में होने जा रहे पंचायती राज चुनाव को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। चुनाव ड्यूटी में शामिल नहीं किए गए शिक्षकों और कर्मचारियों को अब अगले 1 सप्ताह तक अवकाश नहीं मिलेगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि विशेष परिस्थितियों में को छोड़कर किसी भी कर्मचारी को छुट्टी नहीं मिलेगी और इसके लिए सक्षम जो अधिकारी है उनकी पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक प्रदेश के सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक और जो उच्च विद्यालय हैं उनमें अधिकांश शिक्षकों की चुनावी ड्यूटी लगी हुई है। ऐसे जब शेष स्टाफ की मौजूदगी सुनिश्चित कर स्कूलों में नियमित जो पढ़ाई जारी रखने का निर्णय लिया गया है ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। यानी जो आधे टीचर चले गए हैं ड्यूटी लेकिन आधे रहे हुए हैं, तो ऐसे में जो टीचर वो भी छुट्टी कर लेगा तो फिर बच्चों को पढ़ाएगा कौन। उधर पंचायती राज चुनाव में पोलिंग बूथ के बाहर हुड़दंग मचाना भारी पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है जी। अगर 26 को वोटिंग है, 24 को कल हमने बता दिया आपको जहां पर पहले चरण की वोटिंग और ठेके बंद हो जाएंगे, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अगर कोई हुड़दंग मचाता है वोटिंग वाले दिन जो वहां पर जो बूथ होगा, इसमें जहां जेल भी होगी वहीं हजारों रुपए का जो जुर्माना है वो लगाया जा सकेगा। हिमाचल में 26 मई से 3 चरणों में चुनाव होने हैं। 3758 जो जितनी पंचायतें हैं प्रदेश में, इनमें जिला परिषद के 251 वार्ड हैं, पंचायत समिति के 1769 वार्ड हैं और जो पंचायत के हैं 21,678 वार्ड हैं। इनमें चुनाव होने हैं। ऐसे में इस बार जो है वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि पदों पर चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में इस बार के चुनाव में केंद्रों के बाहर जो चुनाव जहां पर मतदान केंद्र होगा, जो हुड़दंग मचाएगा, अनावश्यक भीड़ लगाने, मतदाताओं को प्रभावित करने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की जो कोशिश करेगा उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। प्रशासन ने साफ किया है कि पोलिंग बूथ के बाहर माहौल खराब करने वालों को सीधे जेल भेजा जा सकता है और उनके खिलाफ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो है पुलिस और जो प्रशासन है उनकी जो टीमें हैं वो लगातार निगरानी करेगी और संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों में पर जो अतिरिक्त जो पुलिस बल है वो तैनात रहेगा। अधिकारियों ने राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों से भी अपील की है कि वे अपने समर्थकों को मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे के बाहर ही अनुशासन बनाए रखने को निर्देश दें उनको। निर्देशों के अनुसार मतदान केंद्र के आसपास अनावश्यक भीड़ लगाने, नारेबाजी करने, मतदाताओं को डराने, धमकाने या फिर मतदान प्रक्रिया में बाधा डालने वालों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। एक खबर हालांकि हिमाचल प्रदेश की तो नहीं है लेकिन हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई हो सकती है, क्योंकि तमिलनाडु में मुख्यमंत्री विजय थलापति जो है उनके नेतृत्व में बनी नई सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। सरकारी प्रशासन में पारदर्शिता और ईमानदारी लाने के लिए जो है वो अब जो भ्रष्टाचार विरोधी विभाग को मजबूत किया गया है और एक साहसी नई जो प्रोत्साहन योजना है उसको लाया गया है और अधिकारी जो घोषणा है वो कर दी गई है। अब इस नई नीति के तहत क्या होगा कि लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि यदि किसी भी सरकारी विभाग में उनसे रिश्वत मांगी जाती है, किसी भी डिपार्टमेंट में, भले ही वो राशि 1,000 रुपए की ही क्यों ना हो, अगर उसके वो पर्याप्त सबूत जुटा लेते हैं और बेझिझक शिकायत करते हैं तो सरकार ने एक महत्वपूर्ण योजना जारी कर दी है। जो लोग रिश्वत मांगने वाले अधिकारियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत इकट्ठा करेगा, पर्याप्त सबूत देगा, उन्हें 1 लाख रुपए दिया जाएगा।
और जो विजय थलापति है उनकी टीवी की सरकार ने इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक जो है वो टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। 1800, 425 और 1555 इसको शुरू किया गया है। और इस फैसले का जो मकसद है वो सरकारी कर्मचारियों से भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से जो है वो खत्म करने में जनता को सक्रिय रूप से शामिल करना है। यह खबर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, अगर हिमाचल प्रदेश में ऐसा हो जाता है तो सोने पे सुहागा है, और यहाँ पर भी जो घूसखोर और रिश्वतखोर होंगे वो भी फिर आरोपी जो है वो जेल के पीछे जाएंगे और नौकरी भी जाएंगी। इसके अलावा सोलन जिला के सासलोगड़ा के समीप आज एक निजी बस अनियंत्रित होकर फोरलेन के बीच ही जो है वो पलट गई, और हादसे के दौरान बस में 10 से 12 सवारियां थी, और इस बस चालक वो जो एक यात्री है उसको गंभीर चोटें आई हैं, और घायलों को जो उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल सोलन भेजा गया। और वहां पर जो है ये जो बस से बताया जा रहा है कि सोलन से शिमला की तरफ आ रही थी, सोलोगड़ा के समीप पहुंची तो चालक ने जो है वो बस से नियंत्रण खो दिया। इसके बाद अनियंत्रित होकर जो बस है वो पलट गई, और ये तो गनीमत रही कि वहां पर जो है वो खाई में नहीं गई, वहीं पर पलटी गाड़ी। तो इसमें जो सारे लोग हैं सुरक्षित हैं। मौसम की बात करें तो मौसम में जो है वो कल भी मौसम खराब रहने वाला है। कल सभी जगहों पर जो है वो जो ऊंचे स्थानों पर मौसम खराब रहेगा। और परसों की बात करें तो परसों ऊना, हमीरपुर और जो बिलासपुर में मौसम साफ है, बाकी जगहों पर मौसम कल परसों भी खराब है। 26 तारीख को फिर मौसम साफ हो जाएगा। ये मान के चलिए कि कल मौसम जरूर खराब है लेकिन हाई रिचेज वाले एरियाज में है। तो 2 दिन अगले जो है मौसम खराब है, लेकिन ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर को छोड़ करके मौसम खराब रहेगा। तूफान भी चल सकता है कई जगहों पर, और उसके बाद जो है वो 26 तारीख को मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। तो ये जानकारी हमने आप तक पहुंचा दी है मौसम की भी। बुलेटिन शेयर करें ताकि और लोगों तक अपडेट पहुंच सकें। धन्यवाद।